आज की कहानी। सूरज सिर पर निकल आया लेकिन इस महारानी की नींद नहीं उतरी। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ शादी को और अभी से सब पर रोब जताना चाहती है। सब मेहमान चाय का मुंह ताक रहे हैं। शालिनी जी दंदना आते हुए बह के कमरे में गई तो देखा चंपा वहां थी ही नहीं। यह देखकर शालिनी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, साथ ही डर के मारे उनके हाथ पैर फूलने लगे थे। क्या हुआ माँ? आप तो भाभी को बुलाने गई थी पर आप तो खुद ही भीगी बिल्ली की तरह कांप रही। शालिनी जी कुछ बोलती थी कि इससे पहले ही दरवाजे पर चंपा को पुलिस के साथ देखकर उनके साथ साथ सभी मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा चंपा को देखकर एक कोने में ले जाकर बाल पकड़कर बोली, यह क्या नाटक लगा रखा है? 4 दिन में ही रंग दिखाने लगी हो। आज चंपा ने सीमा का हाथ पकड़ा और खींचकर 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए, जिससे वह जमीन की धूल चाट गई। तो घर में मौजूद सभी मेहमानों का मुंह बहू का ऐसा रूप देखकर आश्चर्य से फट गया। शालिनी जी दंदना हुए आई और बोली, कर्म जली तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हाथ उठाए। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी को हाथ भी लगा सके। गरीब और फटीचर खानदान कि जिसके बाप का आज तक कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं इसकी माँ। शालिनी जी आगे कुछ कह पाती कि खींचकर एक तमाचा शालिनी जी के गाल पर भी पड़ा। खबरदार सासू माँ, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आप लोग की जुबान खींच लूंगी। शालिनी जी एक थप्पड़ से ही अपना गाल सहलाने लगी तो चंपा बोली, अब पता चला सासू माँ की दर्द क्या होता है। आपको क्या लगता था कि मैं गरीब खानदान की बहू हूँ तो आप लोग जैसा करोगे मेरे साथ मैं सब सहती रहूंगी? और किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? अगर मेरी सच्चाई तुम लोगों को पता चली तो तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। शालिनी और सीमा के साथ साथ सभी लोग हैरानी से चंपा को देखने लगे। इतना कहकर चंपा चुप हो गई तो शालिनी जी मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए बोली, देखो मैडम जी, हमारी बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है, आप इसे तुरंत पकड़ लीजिए। तभी एक महिला कांस्टेबल बोली, आप होश में तो हैं मैडम जी? बोलने से पहले सोच तो लो कि किसके बारे में बात कर रही हो। हम इन्हें नहीं पकड़ सकते। इतना कहकर सभी ने एक साथ चंपा को सलूट किया तो सभी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। अरे अरे सासू माँ, जरा संभालिए खुद को। चलिए अभी आपको एक और झटका देती हूँ, पर अभी उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। आपने जो मुझ पर इतना अत्याचार किया है उसका हिसाब चुकाना तो बनता है ना? क्यों ननंद रानी भूल गई कैसे तुम लोगों ने मुझे? कहते हुए चंपा अतीत के भंवर में खोई चली गई। चंपा एक गरीब परिवार से थी। पिता शराबी थे जो माँ के साथ बहुत मारपीट करते थे। चंपा उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन एक दिन पिता हमेशा के लिए माँ बेटी को छोड़कर भाग गया तो माँ भी कुछ दिनों में चल बसी। चंपा की चाचा चाची ने बड़ी गरीबी देखकर चंपा को पढ़ाया लिखाया। चंपा भी दिन में खुद पर पढ़ती और रात को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर खुद चाचा चाची की मदद करती। चंपा शुरू से ही पढ़ने की शौकीन थी, पर ना चाहते हुए भी चाचा चाची की बात मानकर चंपा को शादी करनी पड़ी। लेकिन जब ससुराल में कदम रखा तो यहाँ तो सब जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। सासू माँ ने रस्म में छोटी सी गलती होने पर ही सबके सामने उसने खींचकर तमाचा रख दिया था। बेचारी सब मेहमानों के बीच अपमानित होकर चुपचाप अपने आंसू पी गई। छोटी सी गलती के लिए सास या ननंद सब मेहमानों के सामने ही उस पर हाथ उठा देते और वह जाकर भी कुछ नहीं बोल पाती। अगर कुछ बोलती तो सब उसके घर वालों को ही हजार ताने सुनाते। एक दिन चंपा बोली, आप लोग क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं मुझ पर? मैं आप लोगों का हर कहा मानती हूँ, जो कहते हैं वही करती हूँ। फिर क्यों? सीमा बोली, बड़ी जुबान चल रही है तेरी, पता नहीं उस दिन चंपा को क्या हुआ कि सबके सामने ही सीमा को एक तमाचा रख दिया, जिससे चंपा की सास शालिनी जी ननंद सीमा गुस्से से तिलमिला उठी थी। शालिनी जी बोली, कर्म जली तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाती है? और ले जाकर चंपा को उसके कमरे में बंद कर दिया। बेचारी सुबह से काम में लगी, अब भूख के मारे जान निकली जा रही थी, पर उसकी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी, आज तो बड़ी खुश होंगी माँ आप ऐसे घर की बेटी को बहू बनाकर लाने पर। सीमा ने शालिनी जी से कहा। शालिनी जी बोली, ऐसे ही मेरे सीने में आग लगी हुई है, तू इसे और हवा मत दे। अब तेरे अपाइज भैया को कहाँ से कोई करोड़पति लड़की मिलती, यह तो अनाथ गरीब है, इसलिए तेरे भैया की किस्मत में आ गई, वरना मैंने तो तेरे भैया की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सीमा बोली, ना होती भैया की शादी तो कौन सा तूफान आ
जाता, ऐसे भी कौन सा हम भैया की शादी करवाकर मालामाल हो गए हैं, ऊपर से खाने के लिए एक और मुंह बढ़ गया। शालिनी जी बोली, उफ, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तू मेरी बेटी भी है या नहीं। अरे बेवकूफ, तेरे भैया अपाइज हैं, ऐसे में उसकी सेवा के लिए हमेशा हमें लगे रहना पड़ता था। अब जब उसकी शादी हो गई है तो अब सब उसकी पत्नी ही करेगी। हमें तो अनुज के लिए एक मुफ्त की नर्स मिल गई और हमारे घर के लिए मुफ्त की नौकरानी भी, और तू क्या भूल गई अपने पापा की वसीयत। सीमा बोली, अरे वाह, क्या दिमाग पाया है आपने, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। अब तो मैं भी अपने ससुराल के काम इसी से करवाऊंगी। शालिनी जी बोली, करवा ले लेना, पर यहाँ के काम होने के बाद जब वह आराम करने का सोचेगी तो अपने काम उसे दे देना। यह बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। यह सुनकर तो चंपा के आज होश ही उड़ गई। इतना बड़ा झूठ पर अब वह अकेली करती भी क्या। अगले दिन चंपा सुबह सबके जगने से पहले ही उठकर नाथ धोकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। इतने में उसे अनुज आवाज देने लगता है। उसे बाथरूम जाना था जिसके लिए उसे मदद चाहिए थी। चंपा जैसे ही उसकी मदद के लिए आती है, अनुज एक चांटा उसके गाल पर लगाकर कहता है, कहाँ गई थी तुम, तुम्हें यहाँ मेरी सेवा के लिए लाया गया है, ना कि अपाई इस पति को छोड़ रंग रलिया मनाने के लिए। चंपा रोते रोते हुए बोली, यह सब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अनुज बोला, नाश्ता सब समझता हूँ, तुम्हारे बहाने चलो अब बाथरूम में, पहले मुझे नहलाओ और फिर मेरा नाश्ता मुझे खिलाओ, तुम मेरी नौकरानी हो, समझी। यह शब्द सुनकर चंपा के आंसू बहने लगे। बचपन में ही माता पिता को खो दिया था, चाचा चाची ने पाल पोस कर बढ़ा तो किया, पर चाची के लिए भी मैं एक नौकरानी ही थी, और आज सोचा था पति अपाइज है तो क्या हुआ, प्यार इतना दूंगी कि वह शायद एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पर यहाँ भी मैं बस एक नौकरानी ही हूँ। खैर, सुख तो मेरे नसीब में है ही नहीं, फिर उसकी उम्मीद ही क्यों करना, जब तक जिंदा हूँ बजी लेना है। चंपा अनुज को नहला यही सब सोच रही थी। अनुज को नहलाने के बाद चंपा वापस रसोई में जाती है अनुज का नाश्ता लाने, जहाँ सीमा पहले से उसे खड़ी मिलती है। सीमा बोली, तो भाभी मिल गया आपको, रसोई में आने का समय, नाश्ता बना तो लिया पर परोसे का कौन। चंपा बोली, दीदी आप खुद से अपना और मांझी का परोस लेंगे क्या, वहाँ यह गुस्सा कर रहे हैं, मुझे उनके लिए नाश्ता ले जाना है। सीमा बोली, अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप एक काम करो, एक थाली ले आओ, मैं भैया के लिए भी छोले परोस देती हूँ, फिर आप भी ले जाना उनका नाश्ता। चंपा खुशी खुशी एक थाली पर एक कटोरी रख समा के पास ले जाती है। सीमा गर्म छोले को कटोरी में डालने की जगह चंपा की हथेली में डाल देती है, जिसे चंपा दर से तिल मिला उठती है और उसकी चीख निकल जाती है। यह आपने क्या किया, चंपा ने कराते हुए और रोते हुए कहा। सीमा बोली, आपको क्या लगा भाभी, आपको इस घर में सिर्फ भैया के लिए लाया गया है, आपको भैया के साथ साथ हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, वरना हर दिन एक ऐसा ही दर्द मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। फिर सीमा वहां से चली जाती है और इधर अनुज चंपा को आवाज देने लगता है। चंपा जैसे तैसे अनुज का नाश्ता लेकर उसके पास पहुंचती है। उसके बाद शालिनी जी का नाश्ता लेकर गई तो शालिनी जी बोली, क्यों री, इतनी देर क्यों हो गई। चंपा ने सोचा शायद उसने जलने की बात सुनकर सांस को उससे सहानुभूति होगी, इसलिए चंपा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ जल गया था मां जी, इसलिए देर हो गई। शालिनी जी ने एकदम से उसके जलने की चोट पर अपने नाखून गड़ा, कहा, मुझे तेरे दर से कोई मतलब नहीं है, बस एक बात याद रखना कि मेरे कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना जख्मों को क्रोध में मुझे बड़ा मजा आता है। चंपा तो हैरान थी कि वह कहाँ इन हैवान के बीच आ गई, माना उसकी जिंदगी के पहले वाली जिंदगी भी आरामदायक नहीं थी, पर यहाँ तो उसे हैवान के साथ रहना था। खैर, यह बात बीत गई और चंपा अपने दुखों से समझौता करने लगी। अगले दिन चंपा नींद से उठकर देखती है अनु सो रहा है तो वह उसे जगाकर नहला देगी, फिर रसोई में जाएगी, ऐसा सोचती है क्योंकि पिछली बार अनुज इस बात से नाराज हो गया था। चंपा अनुज को जगाना शुरू करती है। अनुज जाकर देखता है चंपा उसे उठा रही है, बस फिर क्या था, अनुज आग बबूला हो जाता है और चंपा को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की, अब तुम सही से सो ना सको, इसका इंतजाम भी मैं करूंगा। यह कहकर अनुज अपनी माँ को पुकारने लगता है। इससे पहले चंपा कुछ समझ पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, शालिनी जी कमरे में आ जाती हैं। शालिनी जी को अनुज कहता है, माँ यह किसे मेरे गले बांध
दिया है आपने, आज इसने मेरी नींद खराब की है तो इसकी भी नींद हराम हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए तभी मुझे चैन मिलेगा। शालिनी जी बोली, क्या इसकी इतनी मिजल, रुक बेटा, इसे तो आज मैं सबक सिखाऊंगा जी। चंपा को ले जाकर बहुत पीटती हैं। चंपा का काफी बुरा हाल था, वो लड़खड़ाते हुए छत पर चली जाती है जहां वह जी भर कर रोना चाहती थी, पर छत पर पहुंचकर उसका वहां से कूदकर अपनी जान देने का मन कर जाता है। वह जैसे ही कूदने के लिए तैयार होती है, उसका कोई हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। जब वह पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका देवर अभय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। अभय बोला, यह क्या कर रही हो भाभी, नई नवेली दुल्हन का ऐसा करना शोभा देता है क्या? आप आइए मेरे साथ। तन और मन से आहत चंपा अभय की सहानुभूति से पिघल गई। अभय बोला, भाभी आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, पता है घर में भैया की इतनी क्यों चलती है? क्योंकि पापा अपनी सारी जायजा भैया के नाम कर गए हैं। भैया अपाई जो है उनका भरण पोषण किसी पर बोझ न बने इसलिए, और तब से हम सब भैया की नौकरी कर रहे हैं। चंपा बोली, वो सब तो ठीक है पर आपके भैया तो बिल्कुल ही निर्दय है। मैंने हमेशा उनकी सेवा पूरे मन से करने की कोशिश की है पर वह मुझे इंसान ही नहीं समझते। अबे बोला, जानता हूँ भाभी पापा की दौलत का बड़ा घमंड है उसे, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हूँ ना। चंपा बोली, शुक्रिया देवर जी, कम से कम कोई तो है इंसान, इन हैवान के बीच में कोई तो है जो मेरी तकलीफ समझ सकता है। अबे बोला, हाँ भाभी, अब देखिए भैया ठहरे अपाइज, वह आपकी जरूरत कहाँ पूरी कर सकते हैं? हम दोनों ही जवान हैं और एक दूसरे की जरूरत का ख्याल भी रख सकते हैं, बस आप मेरी और ध्यान दीजिए, भैया तो वैसे भी पड़े ही रहते हैं। ये कहकर अभय चंपा के एकदम करीब आ जाता। चंपा अभय को दूर झटक देती है और कहती है, देवर जी मैंने सोचा था कि चलो आप इन लोगों से अलग हैं, पर आप तो सबसे घटिया निकले। भाभी माँ के समान होती है और आप उसी रिश्ते को खोखला करने चले हैं। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ मानती हूँ? मैं लाचार और मजबूर हूँ पर इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। अबे बोला, हो गया आपका डायलॉग खत्म, कुछ और हो तो वह भी बोल दीजिए। भाभी प्यार से समझा रहा था आपको, यह तो आपको भी पता है आपकी क्या हैसियत है इस घर में। अगर मैं आपके साथ जबरदस्ती भी करूं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मैं तो सारा इल्जाम आप पर ही डाल दूंगा कि आपने भी मुझे बहका है। इससे बेहतर होगा आप खुद ही मान जाइए, कुछ दिनों का वक्त देता हूं आपको, सोच लीजिए वरना फिर कहीं की नहीं रहेंगी आप। यह कहकर अबे वहां से चला गया, पर अब चंपा से काफी बदलाव आने लगा था। अब वह मरना नहीं चाहती थी, उसे अब सबसे हिसाब लेना था। बहुत हो गया घुट घुट कर जीना, पर बात अब उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। अपने पर हुए अत्याचार को एक बार के लिए दरकिनार भी कर देती, पर अपनी इज्जत को किसी की थाली में परोस तो नहीं सकती थी, और इन सब से बदला वह अपनी बुद्धि के बल पर लेना चाहती थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक रोज वह सबको खाना खिलाकर खुद खाने बैठी। सुबह से इतने काम करने के बाद सुकून से 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी बेचारी को, इसलिए जोरों की भूख के साथ वो खाने बैठी। उसने एक निवाला लिया ही था, किसके खाने की थाली में सीमा ने डिटर्जेंट डाल दिया। चंपा तो हैरान थी कि ऐसा किसने किया। चंपा ने देखा सामने सीमा अपने हाथों में डिटर्जेंट का पैकेट लिए खड़ी थी। फिर वह एक मुस्कान के साथ चंपा से बोली, खाओ ना भाभी, मैं वहाँ कब से कॉफी के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ और खुद महारानी की तरह ठोस ठोस कर खा रही है। आपका अब हर एक दिन इतना मुश्किल बना दूंगी कि आपका रहना हराम कर दूंगी। चंपा कुछ नहीं कहती, वह इतने गुस्से में थी कि अपनी रोटियों से डिटर्जेंट झाड़ कर सीमा को देखते हुए चबाने लगती है। यह सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है सीमा और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही चंपा डिटर्जेंट वाली रोटियां अपने आंसुओं से भिगोकर खाने लगती है। एक दिन चंपा रसोई में व्यस्त थी, तभी सीमा उसे 2 कप चाय शालिनी जी के कमरे में पहुंचाने को कहकर खुद शालिनी जी के कमरे में चली जाती है। चंपा जब उन्हें चाय देने शालिनी जी के कमरे में जाती है तो वह माँ बेटी के बीच हो रही बातों को सुन लेती है, जहां सीमा कह रही होती है, माँ कब तक ऐसे ही भैया की नौकरी करते रहेंगे हम, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। शालिनी जी बोली, बेटा यह तेरे पापा भी अजीब वसीयत बनाकर गए हैं, सारे प्रॉपर्टी तेरे भैया के नाम कर गए हैं, और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी, शादी ना हुई तो अनाथ आश्रम के नाम। तभी तो इसकी शादी करवानी पड़ी क्योंकि इसकी बीमारी इसे कुछ दिन और जिंदा
रखेगी। इसके बाद कम से कम इस कलमुही के नाम तो रहेगी सारी प्रॉपर्टी, और जैसा इसे हमने बनाकर रखा है इससे हम जबरदस्ती हासिल कर लेंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बस अब इस अनुज के जाने की देर है। पहले ही इस अपाइज ने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे बदनाम कर दिया है और अब जल्दी दुनिया से ना जाकर मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। लोग तो अपनी पत्नी के बारे में जानकर डर से ही मर जाते हैं, पर यह तो अलग ही मिट्टी का बना है, सब कुछ जानते हुए भी बल जिए जा रहा है। यह सुनकर चंपा के तो होश ही उड़ गए। अनुज कैसा भी हो पर उसकी बीमारी का सुन चंपा दुखी हो जाती है और वह तुरंत पहुंच जाती है अनुज के कमरे में, जहां अनुज बैठे बैठे सो रहा होता है। चंपा अचानक से उसे गले लगाकर रोने लगती है। अनुज बोला, यह क्या कर रही हो तुम, दूर हटो मुझसे। चंपा बोली, आप अपने अंदर इतना कुछ लिए बैठे हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चंपा की इस बात पर अनुज अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। चंपा बोली, आप क्यों रो रहे हैं और आपका यह चेहरा भी मुझे देखने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। अनुज बोला, चंपा सिवाय पापा कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता था। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी माँ की सोची समझी एक साजिश थी, पर मैं लाचार था इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता रहा ताकि तुम तंगा कर खुद ही मुझे छोड़कर चले जाओ और मेरी सारी जजत अनाथ आश्रम को मिल जाए। पर ना जाने तुम भी किस मट्टी की बनी हो जो इतनी यातनाएं सहने के बाद भी यहाँ हो। चंपा बोली, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास भी इस घर के अलावा कोई जगह नहीं है सिवाय मरने के। अनुज बोला, कितना मेल है ना, हम दोनों में दोनों को ही जीने की चाहत नहीं है। चंपा बोली, पहले चाहत नहीं थी पर अब है, और अब मैं आपका इलाज करवाऊंगी और आपके साथ ही खुशहाल जीवन बिताऊं। बस मुझे कुछ चालें चलनी होंगी और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा तो कहिए, देंगे आप मेरा साथ। अनुज की आंखों में आंसू थे, वह अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह पा रहा था पर उसने इशारे में अपनी हामी भर दी। फिर एक दिन चंपा बोली, माँ जी मैं इन्हें बाबा के पास इलाज के लिए ले जाना चाहती हूँ। जानती हूँ इनका ठीक होना पाना असंभव है, पर यह बाबा बहुत पोचे हुए व्यक्ति हैं, हो सकता है इनका इलाज इन पर कुछ असर कर जाए। पर शालिनी जी को कहाँ मतलब था अनु से, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि अनुज का कुछ नहीं हो सकता, वहाँ यह बाबा क्या ही कमाल कर देगा। वैसे भी यह मर भी जाए तो किसे परवाह है। फिर चंपा अनुज को लेकर चली जाती है। 2 दिन के बाद चंपा विधवा के भेष में घर लौटती है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शालिनी जी बोली, यह क्या हुआ, अनुज कहाँ है, कहीं तूने ही उसे मार तो नहीं दिया ना, हमारे सोने के अंडे ने वाली मुर्गी को कहाँ छुपा रखा है, बता। चंपा बोली, नहीं माँ जी, वह तो पहले ही अधमरे थे, उन्हें मैं कैसे मार सकती हूँ। शालिनी जी बोली, सच सच बता, तेरा क्या इरादा है। यह कहकर वह चंपा को मारने लग जाती है, जहाँ सीमा भी आकर उसके हाथ बांध देती है और फिर उसका देवर अभय आकर अपना काम निकालने की ताक में रहता है। फिर चंपा दौड़कर दरवाजा खोल अनुज को अंदर ले आती है, जहाँ साथ में पुलिस और वकील होते हैं। अनुज को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और शालिनी जी पूछती हैं, बेटा तू ठीक तो है ना। अनुज बोला, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब आप सबको ठीक करने आया हूँ। बहुत हो गया आप लोगों का अत्याचार, आप लोगों के सारे कारनामे इस कैमरे में रिकॉर्ड हैं। चंपा ने तो जानबूझकर यह नाटक रचा था ताकि आप सबकी हकीकत बाहर आ जाए और मेरा इलाज भी अच्छी तरह से हो जाए। आप लोग तो जानबूझकर मुझे बीमार बताकर बिना मेरा इलाज करवाए मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, पर चंपा ने आपके मंसूबों को नाकाम कर दिया और मेरा इलाज करवाया और अपना मिशन भी पूरा किया, जिसकी आपको कानो कान खबर नहीं थी। और मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी चंपा के नाम कर दी है, क्योंकि जेल में आपको ऐसो आराम कहाँ मिलेगा। शालिनी जी बोली, बेटा यह क्या कह रहा है, तू 2 दिन की आई है, लड़की के लिए अपनी माँ को जेल भेजेगा। अनुज बोला, माँ यह 2 दिन की लड़की ने तो सब जानते हुए मेरे साथ अपने रिश्ते की वफादारी निभाई, जबकि आप और सीमा मेरी लाचारी का फायदा उठाते रहे और सिर्फ पापा की जजा की वजह से मेरा ख्याल रखते रहे। और अबे को तो क्या ही कहने, माँ जैसी भाभी को अपने साथ जब जती का रिश्ता बनाने को मजबूर करता रहा, अब ऐसे परिवार को जेल नहीं तो और कहाँ होना चाहिए। अब सबकी बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि आज अनुज में सबको सच का आईना जो दिखा दिया था। चंपा भी अब
बहुत खुश थी क्योंकि वर्षों बाद उसे भी किसी का प्यार मिला था। चंपा बोली, मैं आप लोगों के सामने जानबूझकर इस बेस में आई ताकि आप लोग का असली रूप बाहर आ सके और आप लोग भी अपने लालच में आए होकर इतना भी नहीं समझ पाए कि अगर अनुज की मौत हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार तो जरूर होता। खैर, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। इतने में चंपा ख्यालों से बाहर आई और बोली, सासू माँ कैसा लगा मेरा दूसरा झटका आप लोगों को? मैं अपने मायके से ही पुलिस में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम लोगों को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगने दी, वरना अगर बता देती तो तुम लोग को यह अटैक कैसे देती। चंपा की बात सुनकर शालिनी जी सिर पकड़कर बैठ गई तो चंपा गुस्से में बोली, ले चलिए इन सबको जेल में, सबकी अच्छी खातिरदारी करूंगी। क्यों सासू माँ, बहुत शौक है ना आपको खातिरदारी करवाने का? शालिनी जी और सीमा और अभय तीनों गिड़गिड़ा हुए चंपा के पैरों में माफी मांगने लगते हैं, लेकिन चंपा ने उन्हें माफ नहीं किया और ऐसी सजा दिलवाई कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, चंपा ने ऐसे लोगों को सबक सिखा कर सही किया या गलत? अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।